प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 10 के लिए जल संसाधन चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे और वन बाय वन हमने महत्वपूर्ण घाटी परियोजनाओं की चर्चा की और हमने दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर में हमने बेसिक जानकारी, हीराकुंड परियोजना और बाखड़ा नागल परियोजना की जो महत्वपूर्ण बातें थी उसकी हमने जानकारी प्राप्त की। देखिए दोस्तों, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें ताकि महत्वपूर्ण प्रश्नों और महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाता हूँ वो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर बताइए और आपका प्रश्न ये है कि बाखड़ा नागल परियोजना में जो एक नदी का नाम था सतलज, उस सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन सा बिंदु है जहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है। और इसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि सतलज नदी भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित होती है। सतलज नदी भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित होती है। दो प्रश्न आपको इसके जवाब देने हैं। प्रश्न संख्या 1, पहला प्रश्न है कि सतलज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है और सतलज नदी भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित होती है। ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि पूर्व में आप कक्षा 9th में अपवाह तंत्र पढ़कर आ चुके हैं। क्या पढ़कर आ चुके हैं? अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज बेसिन, ये नदियों के बारे में आप अच्छे से अध्ययन करके आ चुके हैं। तो आई होप आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं जो कि आगामी बोर्ड पैटर्न पर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे प्रश्न पूछने की संभावनाएं 100% तक रहती है। दोस्तों, आज चर्चा करते हैं नंबर 1 जो जल परियोजना है उसका नाम है चंबल घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों? चंबल घाटी परियोजना। इससे पूर्व हमने दामोदर घाटी परियोजना पढ़ लिया, हीराकुंड परियोजना पढ़ लिया। तो वो आपके परियोजना पढ़ने जा रहे हैं। जितनी परियोजना हम पहले पढ़ चुके हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही ये भी परियोजना उतनी ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रश्न कहीं से किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छे से अध्ययन करना है, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है और 1 बाय 1 अपने प्रश्न भी बनाने हैं और उसको अच्छे से नोट कर लेना है। जहाँ मैं प्रश्न मैं खुद बना के बताता हूँ या इम्पोर्टेंट लाइन आपको बताता हूँ वो आपको इम्पोर्टेंट लिखना है, प्रश्न को लिखना है, क्योंकि प्रश्न किसी भी टॉपिक्स में से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। चंबल घाटी परियोजना, कौन सी हमें परियोजना के बारे में पढ़ना है? तो चंबल घाटी परियोजना के बारे में हमें पढ़ना है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना चंबल नदी पर 1953 में आरंभ की गई। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चंबल घाटी परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक है राजस्थान और साथ में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। साथ में कौन सा है? MP यानी मध्य प्रदेश। तो कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों? 2 राज्यों की। नंबर 1 राजस्थान और नंबर 2 MP। तो राजस्थान और MP की संयुक्त परियोजना कौन सी है? चंबल घाटी परियोजना। ठीक है। कौन सी नदी पर है? तो चंबल घाटी परियोजना से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चंबल यदि नाम आ रहा है तो नदी का नाम भी क्या है? चंबल। नदी का नाम क्या है दोस्तों? चंबल। चंबल घाटी परियोजना का संबंध किससे है? चंबल से। कितना इजी है। जैसे हमने पढ़ा था दामोदर घाटी परियोजना, आपको याद है हमने पढ़ा था दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना का संबंध किस नदी से है? दामोदर नदी से है। किस नदी से है? दामोदर नदी से। तो इस प्रकार से जो बेसिक प्रश्न आते हैं, बेसिक पूछे जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान नहीं होता और हम फिर उसका गलत जवाब दे देते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। इस नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन तथा बाढ़ के कारण
तथा अन्य संबंधित आपदाओं से होने वाली हानि से बचाव के लिए 3 चरणों में आरंभ की गई। अब देखिए, नदी में मैंने बताया था आपको पहले भी कि हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण क्यों करते हैं, उनका कारण क्या है बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण करने का। तो नदी के प्रवाह से भूमि का अपर्दन होता है, ठीक है। बहुत अधिक जल राशि होने के कारण ये नदी का जो पैंदे होते हैं उसमें गड्ढे कर देती है, तो भूमि का अपर्दन होता है। बाढ़ के कारण बाढ़ भी आ जाती है, जब जल स्तर अधिक होता है तो आसपास के क्षेत्र होते हैं वह डूब जाते हैं। और अन्य आपदाओं से भी हानि होती है। अन्य आपदाओं से भी क्या होती है दोस्तों? अन्य आपदाओं से भी क्या होती है? हानि होती है। तो इसके बचाव के लिए 3 चरणों में आरंभ की गई इस योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, ध्यान रखिएगा, यहाँ से डैम से क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, और नंबर 2 पूछेंगे कौन सी नदी है। अब देखिए, फिर क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? फिर प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण में, कौन से चरण में? पहले चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाए गए। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध बनाए गए। तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में कौन से स्थान पर? मंदसौर में। और कौन सा बांध बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध बनाया गया। फिर देखिए द्वितीय दोस्तों, द्वितीय चरण में क्या हुआ? तो द्वितीय चरण में राजस्थान, अभी नदी मध्य प्रदेश से बहकर कहाँ आ गई? राजस्थान में आ गई। तो राजस्थान का एक स्थान है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। रावत भाटा नामक स्थान पर कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। तो देखिए, प्रथम चरण में ध्यान रखना है आपको, प्रथम चरण में कहाँ पर? एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक डैम का निर्माण किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम गांधी सागर बांध है। क्या नाम है? गांधी सागर बांध। उसके बाद ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। ये कौन से चरण की बात है? ये दूसरे चरण की बात है। कौन से चरण की बात है? दूसरे चरण की। इम्पोर्टेंट है, आपको लिखना है। तीसरे चरण की बात करें तो ये और भी इम्पोर्टेंट है। तो तीसरे चरण में क्या बनाया गया है? तो तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध का निर्माण किया गया है। जवाहर सागर पिकअप बांध का निर्माण किया गया है। तो 3 महत्वपूर्ण हैं, तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों के आपके नाम लिखने हैं। प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण में किस बांध का निर्माण हुआ, द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण हुआ, या तृतीय चरण में किस बांध का निर्माण हुआ। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, तो सन 1960 के दशक में ही कोटा बैराज का निर्माण किया गया। तो यानी कि पहले चरण में हमने किसकी बात की कि मंदसौर में गांधी सागर बांध, फिर हमने चित्तौड़ में नदी, जब राजस्थान में ये नदी प्रवेश करती है तो चित्तौड़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। फिर नदी थोड़ी और आगे बढ़ती है तो कोटा बूंदी की सीमा पर जवाहर सागर बांध बनाया गया, और ये नदी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है तो इसी के जस्ट पास में कोटा बैराज का निर्माण भी किया गया। और कोटा बैराज के माध्यम से राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा की जाती है। यानी सिंचाई के लिए कोटा बैराज का निर्माण किया गया, और कोटा के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सिंचाई इसके माध्यम से की जाती है। तो 4 इम्पोर्टेंट बात, नंबर 1 कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है, नंबर 2 कौन सी नदी पर है, नंबर 3 कि कितने बांध बनाए गए हैं। तो कितने बांध बनाए गए हैं? 3 तो बांध है, 3 चरणों में 3 बांध। नंबर 1 गांधी सागर बांध, नंबर 2 राणा प्रताप सागर बांध, नंबर 3 जवाहर सागर पिकअप बांध, और नंबर 4 कोटा बैराज। ठीक है, तो बांध कितने हैं? बांध देखा जाए तो 3 बांध है, कोटा बैराज एक अलग से है। प्रथम चरण में 1, द्वितीय चरण में 1, और तृतीय चरण में लगभग 2 बांधों का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से आपकी एक परियोजना पूरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण परियोजना है, इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, और माही नदी का उद्गम होने के पश्चात ये कितने राज्यों को महत्वपूर्ण लाभ पहुँचाती है, तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना के हम बारे में पढ़ रहे हैं।
तो माही नदी का उद्गम होता है एमपी से। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एमपी से। लेकिन ये जो परियोजना है, इस परियोजना से राजस्थान और गुजरात को लाभ अर्जित होता है। इस परियोजना से किनको लाभ अर्जित होता है? राजस्थान और गुजरात को लाभ अर्जित होता है। इस हेतु विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर नवीन परियोजना के लिए 1966 में दोनों राज्यों में करार हुआ। ठीक है, यह परियोजना डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों का आर्थिक विकास तथा सिंचाई एवं विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु आरंभ की गई। तो देखिए, नंबर 1 इम्पोर्टेंट बात कि ये जो नदी है, ये नदी निकलती कहाँ से है? तो आपका जवाब क्या होगा कि मध्य प्रदेश से निकलती है। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है। सेकंड ध्यान रखना है कि माही बजाज सागर परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो माही नदी पर। किस नदी पर है? तो माही नदी पर ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की? 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और 2 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात। अब देखिए, राजस्थान के भी 2 जिले महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान के कितने जिले महत्वपूर्ण हैं? 2 जिले। अब 2 जिले कौन कौन से हैं? तो 2 जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा इससे लाभान्वित जिले हैं। तो राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित हैं? तो 2 जिले लाभान्वित हैं। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी आपको फैक्ट पॉइंट में लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या होता है? तो आर्थिक विकास, सिंचाई एवं विद्युत सुविधाओं विकास हेतु ये प्रारंभ की गई। तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्या क्या प्राप्त हो रहा है कि सिंचाई का क्षेत्र भी प्राप्त हो रहा है, विद्युत सुविधा भी प्राप्त हो रही है, जिससे इन दोनों जिलों का, साथ ही साथ राजस्थान का, दक्षिणी क्षेत्र का राजस्थान का आर्थिक विकास हो रहा है। आगे चलें, इम्पोर्टेंट बात फिर आ रही है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है, कौन से जिले में पूछे? तो बांसवाड़ा में। कौन से स्थान पर? तो बोरखेड़ा में। और कौन सा बांध बनाया गया है? माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। तो ये जब नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद थोड़ी आगे बहती है, तो ये बांसवाड़ा जिले में जैसे प्रवेश करने के बाद आगे बहती है, तो एक स्थान आता है बोरखेड़ा। कौन सा स्थान आता है? बोरखेड़ा। और बोरखेड़ा पे कौन सा बांध बनाया गया है? तो माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कड़ाना बांध बनाया गया है। तो कड़ाना बांध कहाँ पर है? गुजरात में। नहरी प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे कागदी पिकअप बांध बनाया गया। तो देखिए, 2 बांध है, एक गुजरात में कड़ाना बांध और फिर उसके बाद 500 मीटर नीचे की ओर कौन सा है? कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। देखिए, पिकअप का मतलब क्या होता है? जल को ऊपर उठाने से मतलब है। ठीक है, सिंचाई के लिए हम अलग से नहर परियोजना बनाते हैं, तो ये पिकअप बांध क्या होता है? जल को ऊपर उठाने के लिए ये पिकअप बांधों का निर्माण किया जाता है। तो कड़ाना बांध कहाँ पर है? गुजरात में। कौन सी नदी पर है? तो माही पर। कौन सी नदी पर है? माही पर। लेकिन कहाँ पर है ध्यान रखना है, तो ये गुजरात में है। कहाँ है पे दोस्तों? गुजरात में। राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में तो सिर्फ बांसवाड़ा में बोरखेड़ा स्थान पर माही बजाज सागर बांध है। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा स्थान पर बांसवाड़ा जिले में राजस्थान में स्थित है। लेकिन आपसे यदि पूछें कि कड़ाना बांध कहाँ स्थित है या कड़ाना बांध का संबंध कौन से राज्य से है, तो सीधा सीधा संबंध किससे है? गुजरात से। सीधा संबंध किससे है? गुजरात से। लेकिन नदी तो एक ही है। नदी वहाँ पर भी माही बजाज सागर बांध जो बना है वो माही नदी पर है। यहाँ जो कड़ाना बांध बना है वो भी माही नदी पर है। और इसके थोड़ा नीचे 500 मीटर नीचे ये जो कागदी पिकअप बांध बनाया गया है, ये भी कौन से राज्य में है? तो ये भी गुजरात में। और नदी भी कौन सी है? तो माही रिवर है। क्लियर हो गया? कोई डाउट यदि है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे की चर्चा करें। विद्युत तंत्र के विकास हेतु मुख्य बांध पर 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से आप माही बजाज सागर परियोजना जो है उसको आप देख सकते हैं। ये किस प्रकार से मध्य प्रदेश से निकल राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद ये बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर और उसके बाद ये आगे की ओर गुजरात में प्रवाहित हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी माही परियोजना के संबंध में। अब हम नेक्स्ट आगे की परियोजना के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि और भी महत्वपूर्ण होने वाली है।
देखिए नेक्स्ट है बीसलपुर परियोजना। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है बीसलपुर परियोजना। ये बहुउद्देशीय जल परियोजना सिंचाई व पेयजल के लिए ये संचालित है। इस योजना में टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के पास बीसलपुर स्थान पर देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे नंबर 1, सिंचाई और पेयजल के लिए बीसलपुर परियोजना का निर्माण किया गया। कहाँ पर, कौन से ज़िले में स्थित है, तो ज़िले का नाम पूछे तो टोंक। राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो कौन से ज़िले में होगी, टोंक में। कस्बे का नाम क्या है, टोडा रायसिंह। ठीक है, टी से टोंक और टी से टोडा रायसिंह कस्बा। कौन सा स्थान है, तो बीसलपुर। और कौन सी नदी है, तो बनास। जैसे हमने पढ़ा था चंबल घाटी परियोजना, तो कौन सी नदी थी, चंबल। दामोदर घाटी परियोजना, कौन सी नदी थी, दामोदर नदी। वहीं बीसलपुर परियोजना है, लेकिन इसका संबंध नदी बीसलपुर से नहीं है, लेकिन नाम बी से है, तो बी से क्या है, बनास। तो बीसलपुर स्थान पर बनास नदी पर, बीसलपुर स्थान पर बनास नदी पर। तो बीसलपुर स्थान कहाँ पर है, टोडा रायसिंह। और टोडा रायसिंह कौन सी ज़िले में है, तो टोंक में। और टोंक जिला जो है ये कौन से राज्य का भाग है, तो राजस्थान राज्य का ये भाग है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर ये ऊंचा बांध है। इस बांध के दाएं और बाएं किनारे पे 2 नहरें निकाली गई हैं। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई, जयपुर शहर तथा अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर एवं रास्ते में आने वाले गांवों को पेयजल आपूर्ति। देखिए, तो सिंचाई कौन से ज़िले को प्राप्त होती है, महत्वपूर्ण है। कौन से ज़िले को सिंचाई प्राप्त होती है, केवल और केवल कौन से ज़िले को सिंचाई प्राप्त हो रही है, तो ध्यान रखना सवाई माधोपुर को। किसको हो रही है, सवाई माधोपुर को। और कैसे ध्यान रखोगे, यदि ऐसा आ जाए कि ऐसे पूछा जाए कि सवाई माधोपुर ज़िले को सिंचाई कौन सी परियोजना से होती है, तो ध्यान रखना से सवाई और से सिंचाई, से सवाई, से सिंचाई। और नदी का परियोजना का नाम कौन सा है, बीसलपुर। परियोजना का नाम कौन सी नदी से है, तो बीसलपुर परियोजना से इसका संबंध स्थापित हो जाएगा। जयपुर शहर, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर एवं रास्ते में आने वाले जो भी गाँव हैं उनको पेयजल की आपूर्ति होती है। क्लियर हो गया। और टोंक जिले में 256 गांवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, 3 परियोजनाएं हमने पढ़ ली हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। और अब एक और अन्य महत्वपूर्ण परियोजना की बात करते हैं जिस पर प्रश्न बनने की संभावनाएं और भी अधिक हो जाती है। और वो परियोजना कौन सी है, तो वह है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, व्यर्थ भूमि के उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सतलज एवं व्यास के संगम पर स्थित हरिके बैराज से एक नहर को निकाला गया है। तो ध्यान रखना कहाँ पर है ये, तो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसमें पेयजल की आपूर्ति के लिए। तो आप पहले पूछेंगे सर ये थार का मरुस्थल तो बता दीजिए हमें कि थार का मरुस्थल कहाँ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि थार का मरुस्थल कहाँ है। देखिए दोस्तों, मैं एक राजस्थान का मानचित्र बनाकर हल्का सा आपको समझा देता हूँ कि राजस्थान के मानचित्र में आपको ये कहाँ मिलेगी। देखिए, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा भाग क्या है, ये थार का मरुस्थल है। किसका मरुस्थल है दोस्तों, थार का मरुस्थल। ये पूरा भाग कौन सा है, थार का मरुस्थल। ठीक है, ये पूरा भाग क्या है, थार का मरुस्थल। और आपको पता है, आप कक्षा 9th में अच्छे से पढ़कर आ चुके हो, ये कौन सी पर्वतमाला है या कौन सा पर्वत है, तो अरावली पर्वत आपको पता है अच्छे से। दूसरा फिर आपको पता है कि ये भाग कौन सा है राजस्थान का, ये भाग कौन सा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश आपको अच्छे से ध्यान है। और फिर आपको ये भी पता होगा कि सर बता दीजिए हमें कि ये भाग कौन सा है, तो ये भाग कौन सा है, हाड़ौती का पठार। कौन सा भाग है दोस्तों, हाड़ौती का पठार, या हम इसको दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं। देखो, ये तो हाड़ौती का पठार है। ये क्या है, भारत का, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला। ये क्या है, अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये पूरा का पूरा क्या, थार का मरुस्थल। तो इस थार के मरुस्थल में
एक नहर प्रणाली का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? एक नहर प्रणाली का निर्माण किया है। और उस नहर प्रणाली का नाम क्या है दोस्तों? तो उस नहर प्रणाली का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी परियोजना? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, कौन सी परियोजना? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। समझ में आ गया होगा अब आपको मैप के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर स्थित है? थार के मरुस्थल में स्थित है। देखिए, कौन सी नदी के संगम पर बांध बनाया है? तो सतलज और व्यास के संगम पर बांध बनाया है। उस बांध का नाम क्या है? हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज। ध्यान रखना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट है, ये नहर भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कि ये भारत की ही नहीं बल्कि ये एशिया की सबसे बड़ी है। ठीक है, कक्षा 9 में आप अच्छे से पढ़कर आए हो, भारत का परिचय आपने पढ़ा था। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारत देश जो है, वहाँ आपने पढ़ा था कि भारत देश जो है, ये भारत कौन से महाद्वीप में आता है? ये भारत कौन से महाद्वीप में आता है? तो भारत एशिया महाद्वीप में आता है। कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। आप समझ में आया होगा। तो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है ये। तो एशिया महाद्वीप में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बहुत सारे देश आते हैं। उन सभी देशों में से सबसे बड़ी नहर हमारे भारत में स्थित है। और हमारे भारत में ही नहीं बल्कि हमारे राजस्थान में स्थित है। और हमारे राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में ये नहर स्थित है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। कितनी है? 649 किलोमीटर है, जिसमें से इसका 169 किलोमीटर ये पंजाब में है, 14 किलोमीटर ये हरियाणा में है, और अंतिम जो शेष इसकी जो लंबाई बचती है, वो अंतिम शेष लंबाई जो है वो राजस्थान में देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों? राजस्थान में देखने को मिलती है। तो राजस्थान में, ये राजस्थान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और जो शेष लंबाई है वो अन्य पंजाब में 169, 14 हरियाणा में, और लगभग 466 के आसपास जो लंबाई है वो राजस्थान में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि राजस्थान की 9 जिलों और 29 कस्बों तथा 3461 गांवों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। इस नहर के 2 चरणों में पूर्ण किया गया है, जो क्रमशः राजस्थान फीडर तथा मुख्य नहर के रूप में जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। राजस्थान फीडर जो आरंभिक स्थल से मसीतावाली तक तथा मुख्य नहर मसीतावाली से मोहनगढ़ तक अंतिम बिंदु तक ये विस्तारित है, जो कि क्रमशः 204 किलोमीटर तथा 445 किलोमीटर तक विस्तारित है। इस नहर के द्वारा थार के मरुस्थल में सिंचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं तथा लिफ्ट नहर निकाली गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर अर्थात पश्चिमी सीमा पर 9 शाखाएं ढाल के अनुरूप निकाली गई है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना का चित्र है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, स्थानीय स्तर पर बेहतर जल प्रबंधन के अनेक कार्य किए जाएंगे। हम अनेक जल परियोजनाओं को पढ़ेंगे, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ने के बाद यहाँ से पूछे जाएंगे, वो भी आपको समझ में आ गया है। अब हम कुछ अन्य परियोजनाओं की चर्चा करेंगे। कुछ जल संरक्षण की जो विभिन्न परियोजनाएं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है। अब कुछ छोटी परियोजनाएं हैं, उनसे हालांकि प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम इन्हें देख लेते हैं कि और अन्य कौन कौन सी परियोजनाएं। तो नंबर 1 है जाखम परियोजना। नंबर 1 कौन सी दोस्तों? जाखम परियोजना। जाखम परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है? तो जाखम नदी से है। ठीक है। जाखम परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है? तो जाखम नदी से है। कहाँ पर संचालित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़। तो आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु सिंचाई परियोजना। आदिवासी क्षेत्रों के लिए कैसी? सिंचाई परियोजना, जो कि अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया है। अनूपपुरा में जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो सोम अम्बा कमला परियोजना। सोम अम्बा कमला परियोजना। तो सोम नदी पर, कौन सी नदी पर दोस्तों? सोम नदी पर। ये सोम नदी, इससे पहले आपने पढ़ा जाखम नदी। ठीक है, जाखम नदी। एक अभी आपने जस्ट पढ़ा सोम नदी।
ये दोनों नदियाँ किसकी सहायक नदी है पता है आपको? ये माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। माही नदी की क्या है? सहायक नदियाँ। यानी माही नदी जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो वो इस तरह से प्रवेश करती है। राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो उसका संबंध ऐसे होता है, तो यहाँ से प्रवेश करती है माही नदी और यहाँ की ओर चले जाती है। तो फिर इस तरफ से आप देखेंगे तो इस तरफ से तो आती है जाखम नदी, प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से कौन सी आती है? जाखम नदी। और यहाँ अरावली की पहाड़ियों से, यहाँ अरावली की पहाड़ी से कौन सी नदी आती है? यहाँ अरावली की पहाड़ियों से एक नदी आती है और उसका नाम क्या है? सोम नदी। कौन सी नदी है? सोम नदी। और जहाँ इन तीनों का संगम होता है उसको बोलते हैं त्रिवेणी धाम। ठीक है, जहाँ इन तीनों नदियों का संगम होता है उसको बोलते हैं त्रिवेणी धाम। आपको पता है जब तीन नदियों का संगम होता है तो उस स्थान को क्या कहते हैं? त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दे दी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं सोम अम्बा कमला परियोजना पर। तो सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र विकास हेतु अम्बा यानी सोम अम्बा, वैसे गांव का नाम है कमला अम्बा गांव में, ठीक है, और नदी का नाम सोम है इसलिए इसका नाम पड़ गया सोम अम्बा कमला परियोजना। तो कमला अम्बा गांव में बांध का निर्माण किया गया है जिससे डूंगरपुर जिले की आसपुर और उदयपुर की सलुम्बर तहसील के गांवों को सिंचाई सुविधा मिलती है। तो ये परियोजना कौन सी हुई दोस्तों? सोम अम्बा कमला परियोजना। कौन से दो जिलों को ये प्रभावित करती है? तो डूंगरपुर को और उदयपुर को प्रभावित करती है। या ये किसके लिए उपयोगी है? डूंगरपुर जिले के लिए और उदयपुर जिले के लिए। कौन सी नदी पर? तो सोम नदी पर। और जाखम परियोजना कौन सी नदी पर थी? तो जाखम नदी पर। मोस्टली किसको ही प्रॉफिट दे रही थी? तो चित्तौड़ को, उदयपुर को और प्रतापगढ़ को। और कौन से गांव में संचालित थी? अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया है, ये हमने चर्चा की थी। ठीक है, नेक्स्ट मेजा बांध। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजा बांध की। तो मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में। ये सब आपको नोट करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपको नोट करना है। ठीक है, मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील में। कौन सा गांव है? मेजा गांव। कौन सी नदी है? कोठारी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कोठारी नदी। तो कोठारी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? मेजा बांध बनाया गया है। कौन सा गांव है? मेजा गांव। ठीक है, सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया है। इस बांध से मत्स्य पालन और नहर प्रणाली विकसित की गई है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अगली पढ़ते हैं सिद्धमुख परियोजना। कौन सी परियोजना? सिद्धमुख नहर परियोजना। ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर तथा हनुमानगढ़ की नौहर भादरा तथा चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लक्ष्य से इस परियोजना का नाम रखा गया है। और कौन सी परियोजना है? सिद्धमुख नहर परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना रावी व्यास नदी से संबंध है इसका। हनुमानगढ़ की नौहर भादरा तहसील और चूरू की तारानगर तहसील कैसे संबंध स्थापित होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजना है। नेक्स्ट नर्मदा परियोजना, बहुत इम्पोर्टेंट ये भी, लेकिन ज़्यादा पूछी नहीं जाती प्रश्न। सरदार सरोवर बांध के जल से, सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर और जालोर की पेयजल आपूर्ति करवाती है। और कौन सी नदी है? कौन सी परियोजना है? नर्मदा परियोजना। और नदी का नाम भी कौन सा है? नर्मदा। फिर है जवाई बांध परियोजना। पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक नदी। पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक नदी। अब देखिए दोस्तों, कक्षा 9 में आप पढ़कर आ चुके हैं अच्छे से। लूणी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? ये आपको प्रश्न और आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि लूणी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ पर स्थित है। लूणी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। नेक्स्ट, तो लूणी की सहायक नदी का नाम क्या है? जवाई नदी। और एरिनपुरा पाली, एरिनपुरा पाली में बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है? जवाई बांध। और परियोजना का नाम क्या है? जवाई बांध परियोजना। इससे नहर निकाली गई है जिससे पाली और जालोर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाए। नेक्स्ट हम बात करें पांचना बांध। तो करौली जिले के में गुडला गांव के समीप 5 नदियां बेरखेड़ा, भद्रावती, माची, बसावट और अट्टा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। तो इस पर प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान में मिट्टी का बांध, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? तो पांचना बांध। कौन सा है? पांचना बांध। और कितनी नदियाँ हैं? 5।
बांध का नाम पांचना है तो नदियाँ भी 5 हैं। देखो, बरखेड़ा, भद्रावती, माची, बसावट और अट्टा। कुल नदियाँ 5। कुल नदियाँ कितनी है? 5। तो नाम क्या पड़ गया बांध का? पांचना बांध। और कैसा बांध है? मिट्टी से बना बांध है। कैसा बांध है दोस्तों? मिट्टी से बना बांध है। टोड़ा भीम, हिंडौन और गंगापुर के गांवों को सिंचाई उपलब्ध होती है। तो उपरोक्त परियोजना में लगभग हमने, अन्य परियोजनाएं भी हैं लेकिन जो प्रमुख परियोजनाएं हमने उनकी चर्चा कर ली। नेक्स्ट हम जल संरक्षण की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टर्न होगा उसमें हम जल संरक्षण की चर्चा करेंगे। और अभी तक हमने राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना की चर्चा कर ली। एक बार मैं रिकैप आपको देता हूँ। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और 3 चरणों में बांध बनाए। नंबर 1 मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। नंबर 2 दूसरे चरण में कौन सा बांध बनाया और कहाँ बनाया? दूसरे चरण में बांध आपने पढ़ा था कि राजस्थान के चित्तौड़ में रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध है। नंबर 3 तीसरे चरण में कोटा जिले की सीमा पर कौन सा बांध बना था? जवाहर सागर पिकअप बांध। और आगे चलकर कोटा बैराज बना। फिर हमने पढ़ा कि माही परियोजना, तो माही परियोजना का संबंध 2 राज्यों से है, राजस्थान और गुजरात। माही नदी जैसे राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात बांसवाड़ा में बोरखेड़ा नामक स्थान पर इस पर बांध बनाया गया है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। उसके बाद कड़ाना बांध और कागदी पिकअप बांध, ये माही नदी पर है लेकिन गुजरात राज्य में। माही नदी पर है लेकिन कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में है। तो आपको माही बजाज सागर बांध का नाम ध्यान रखना है। और ये आदिवासियों की बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले को लाभ देती है। उसके बाद हमने पढ़ा बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना कौन से ज़िले में स्थित है? तो टोंक जिले में स्थित है। कौन सा कस्बा है? तो टोडा रायसिंह कस्बा। कौन सा स्थान है? तो आप बता सकते हैं बीसलपुर स्थान है। और कौन सी नदी है? तो बनास नदी है। कौन सी नदी है? बनास नदी। उसके बाद हमने पढ़ा कि सिंचाई परियोजना और पेयजल हेतु ये परियोजना का निर्माण है। सिंचाई केवल से सिंचाई से सवाई माधोपुर को प्राप्त है, जबकि जल किसको, पेयजल किसको प्राप्त है? जयपुर को प्राप्त है, अजमेर को है, कैंकड़ी को है, सरवाड़ को है, ब्यावर को है। ये हमने पढ़ा। और लास्ट हमने पढ़ा इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि महत्वपूर्ण परियोजना है, मरुस्थलीय भाग की परियोजना है, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि सतलज और रावी के संगम पर हरिके बैराज से निकाली गई नहर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये लगभग कितना किलोमीटर? लगभग 649 किलोमीटर ये लंबी है, जिसमें से 169 पंजाब में, 14 किलोमीटर हरियाणा में और शेष इसका जो भाग है वो राजस्थान में समाहित है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने परियोजनाओं को पढ़ा। कुछ अन्य परियोजनाओं को भी हमने पढ़ लिया जिसमें जाखम परियोजना जाखन नदी में, चित्तौड़ और उदयपुर के लिए महत्वपूर्ण और प्रतापगढ़ के लिए भी महत्वपूर्ण अनूपपुरा गांव में जाखम बांध बनाया गया। सोम अम्बा कमला परियोजना जहां पर सोम नदी पर कमला अम्बा गांव जो है वहां पर इसका निर्माण किया गया जो कि उदयपुर की सलमपुर तहसील और डूंगरपुर की आसपुर तहसील को ये सिंचाई उपलब्ध करवाता है। मेजा बांध भीलवाड़ा का मेजा गांव, भीलवाड़ा की मांडल तहसील है वहाँ मेजा गांव है और कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है कि जाखम परियोजना का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या मेजा बांध पर टिप्पणी लिखिए, या सोम अम्बा कमला परियोजना क्या है बताइए, या पूछ ले सिद्धमुख परियोजना क्या है बताइए, या पूछ ले पांचना बांध क्या है, पांचना बांध के बारे में विस्तृत जानकारी, या पांचना बांध के लिए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसी प्रकार से जवाब देना होता है, जितना पूछा गया है आपको उतना जवाब देना होता है। तो बोर्ड पैटर्न पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किया। अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जल संरक्षण के साथ कि जल संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, कौन कौन से ऐसे संरक्षण के रूप हमें देखने को मिलते हैं जिसके माध्यम से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में हमें जल संरक्षण की परंपरागत विधियां देखने को मिलती हैं। तो जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल के साथ और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि महत्वपूर्ण लेक्चर आपके लिए ही है और जिसके माध्यम से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद।